अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। सबकी नजर वजीर आजम पाकिस्तान पर टिकी है, जो जुमेरात की सुबह मुश्तरका तहकीकाती कमेटी के रूबरू होंगे। लेकिन मियां नवाज शरीफ की तवज्जो कहीं और है। बैनुल-अक़वामी मामलात और तनाज़ात इनकी तरजीहात में है। गुज़िश्ता हफ्ते ही वजीर आजम नवाज शरीफ कजाकिस्तान का दौरा करके आए, जहां पाकिस्तान को शंघाई ताउन तंजीम का मुस्तकिल मेंबर बनाया गया। चीन, रूस और भारत की मौजूदगी में इस तंजीम के बाद अब ज्यादा ताकत होगी पाकिस्तान के पास कि वो अमरीका और दीगर ममालिक से बात कर सके। गुज़िश्ता रोज ही मियां साहब ने आर्मी चीफ सरताज अजीज और इसाक डार के हमरा जद्दा सऊदी अरेबिया का हंगामी दौरा किया। वजीर आजम ने वहां किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात की और खलीजी कशीदगी कम कराने के लिए मुसालती कोशिशें की। वजीर आजम नवाज शरीफ के करीबी दोस्त तुर्क सदर तैयब अर्दगान और पड़ोसी ईरान इस मामले में कतर का साथ खड़े हैं और कतर का साथ दे रहे हैं। पाकिस्तान, जिसके सऊदी अरब से बहुत करीबी ताल्लुकात हैं, जहां तकरीबन 19 लाख पाकिस्तानी मुकीम हैं, और सऊदी अरब ने 2014 में आपको याद हो पाकिस्तान की $1.5 की माशी मदद भी की थी। तो अगर उधर सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हैं, तो इधर कतर में तकरीबन 1.25 लाख पाकिस्तानी मुकीम है, और कतर ही के शहजादे ने पनामा मुकदमे में खत फराहम करके वजीर आजम की मदद की। तो पाकिस्तान इस हवाले से एक टाइट रोप के ऊपर खड़ा हुआ है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान को इसी सूरत हाल में रहना चाहिए, क्या हमें खुद को गैर जानिबदार नहीं बनाना चाहिए, या फिर खुद को भी इस खलीजी तनाज़े में धकेल देना चाहिए। ख़ास तौर पर जब मौजूदा हुकूमत को मुल्क में बहुत से सियासी चैलेंजेस का सामना है, वज़ीर आज़म को खुद चैलेंजेस का सामना है, और मुमकिना तौर पर अगला साल इलेक्शन का साल है। क्या ये कोई वक्त है, कोई मुहिम जोही का वक्त है, एडवेंचर का वक्त है? इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वफाकी वजीर बराए तजारत और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब। तहरीके इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं सेनेटर शिबली फराज साहब, जो सेनेट में फॉरेन रिलेशंस कमेटी के अंदर भी मौजूद हैं, और तज्जियाकार और सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुर्तज़ा सुलंगी साहब। सबसे पहले खुर्रम दस्तगीर साहब, आपसे जानने की कोशिश करूंगी कि मियां साहब सऊदी अरब तो चले गए, कतर जाने का भी उनका कोई इम्कान है? जी, अभी तो फ़िलहाल तो ये इरादा नहीं है, लेकिन इसके ऊपर गुफ्तगू रोज़ाना की बुनियाद पर हो रही है, क्योंकि हमारे दोनों इन ममालिक के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और ताल्लुकात में गहराई की गुंजाइश भी बहुत है। तो अभी तो कोशिश यही है, और जो कल का दौरा था उसका मकसद यही था कि सऊदी किंग से उनसे खुद ये इंसाइट ली जाए कि उन्होंने इतना एक सवेर जो फैसला किया है कतर के ख़िलाफ़ एक ब्लॉकेड का, और हर किस्म के ताल्लुकात जो हैं वो तोड़े गए हैं, तो उसकी वजह और उसकी बुनियाद क्या है। तो अब मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म आज सुबह चूँकि अर्ली तशरीफ़ ले आए थे वापस, तो उनको एक बेहतर इंसाइट मिली है कि क्या अवामिल थे और बैकग्राउंड क्या थी जिसके तहत ये फ़ैसला हुआ है। तो अब वो तुर्की से दोबारा बात करेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो दूसरे ममालिक से भी गुफ्तगू करेंगे कि इसमें अब क्या वाकई जो जिसे हम कहते हैं कि मीडिएशन का स्पेस है फ़िलहाल या नहीं है। He's testing the waters, आप ये कह रहे हैं। हाँ, मगर मुझे ये बताइए कि अगर ऐसा सच है तो फिर फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार साहब को और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा साहब को ले जाने का क्या तुक बनता था? नहीं, देखिए, वो तो एक सीरियसनेस है। पाकिस्तान के सऊदी अरब से ना सिर्फ एक बरादर इस्लामी मुल्क होने के हवाले से ताल्लुकात हैं, बल्कि पाकिस्तान के दिफाई ताल्लुकात भी उतने ही पुराने और गहरे हैं जितने हमारे जो सफारती ताल्लुकात हैं। और जैसा आपने दुरुस्त कहा कि पाकिस्तान के बड़े गहरे मुआशी मफादात भी वाबस्ता हैं सऊदी अरब के साथ। तो पहले वहीं जाकर, चूँकि सऊदी अरब उस तमाम जिन ममालिक ने ये फ़ैसला किया कतर के ब्लॉकेट का, तो असल तो कोशिश ये थी कि इनसाइट ली जाए, बजाय ये कि मीडिया की जो रिपोर्ट्स हैं उनके ऊपर या तज्जियों के ऊपर रिलाई किया जाए, कि बराह रास्त सऊदी किंग से बात की जाए कि इतना बड़ा फैसला, अगर ये उनके लिए भी छोटा फैसला नहीं है, ठीक है जी। और जीसीसी का एक रुकन है उनका, तो इसके ऊपर इंसाइट ली है। वज़ीर-ए-आज़म बेहतर इक्विप्ड हैं कि अगर वो टर्की से बात करते हैं, दूसरे ममालिक से बात करते हैं, कि अगर तो यहाँ से कुछ स्पेस निकलता है तो ज़रूर वज़ीर-ए-आज़म उसके अंदर अपना
حصہ اور قدم بڑھائیں گے. شبلی فراز صاحب، آج جو اپوزیشن لیڈر ہے خورشید شاہ صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کو جدہ سے واپس آنا چاہیے، پارلیمنٹ کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے، بتانا چاہیے کہ ہماری پالیسی اس وقت کیا ہے جو ایک خلیجی تناؤ آیا ہے. آپ کی پارٹی کا اس کے اوپر کیا موقف ہے؟ اور اگر میاں صاحب سب سے پہلی ٹرپ ان کی سعودی عربیہ چلی گئی تو قطر اس معاملات کو کیسے دیکھے گا؟ شکریہ منیزہ. بات یہ ہے کہ پہلی بار ہماری پارٹی کا تو جو پالیسی ہے وہ بڑی کلیئر ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان خاص طور پہ ان اسلامی ممالک کے ساتھ جن کے ساتھ ہمارے بڑے گہرے تعلقات ہیں، جن میں کہ ظاہر ہے جی سی سی ممالک ہیں اور باقی اسلامی، لیکن ان پرٹیکولر جی سی سی ممالک جس میں اپنا سعودی عربیہ اور قطر دونوں ہیں. اب اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ کہ ہم نے اپنی انٹرسٹ کو دیکھنا ہے. ہمیشہ اگر جس تنازع میں ہم اگر بغیر سوچے سمجھے گھس گئے، جس طرح کہ ہم ماضی میں گھستے آئے ہیں، وی ہیو دس پروپینسٹی ٹو گیٹ انوالو ان ادر پیپلز افیئرس. تو ہمیں نہیں گھسنا چاہیے، نہیں، ہمیں بالکل نہیں گھسنا چاہیے، بالکل نیوٹرل رہنا چاہیے. بیکاز اس میں ہمارے دونوں ملک کے ساتھ دیکھیں جی، سعودی عرب ہے وہ تقریباً 5 ارب ڈالر کی آپ کو وہاں سے ریمیٹنسز آتی ہیں، کوئی 2 ارب کی آپ کو ریمیٹنسز آتی ہیں یو ای وغیرہ سے. تو ہم نے اپنی دیکھیں، یہ ایموشنل چیز نہیں ہے، یہ ہر ایک ملکوں میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ایموشنز پہ نہیں ہوتے ہیں. بہت سارے تجزیہ نگار بھی جو آپ رائے رکھتے ہیں وہی رکھتے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کو نیوٹرل ہونا ہے تو ان کو پھر راحیل شریف صاحب کو واپس بلا لینا چاہیے ملٹری الائنس سے. کیا آپ کی پارٹی کہے گی کہ جی راحیل شریف صاحب ملٹری الائنس سے آپ چھوڑیں، ابینڈن کریں، واپس آئیں، تاکہ پاکستان کی انوالومنٹ کہیں نہیں آ رہے؟ دیکھیں، یہ چیزیں کرنے سے پہلے کی سوچنے کی ہوتی ہیں. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ پارلیمنٹ کو جو 2015 میں جو ہمارا سٹینڈ تھا پوری پارلیمنٹ کا، اس کو ایز اے گائیڈنگ پرنسپل بنائیں آپ، جس میں کہ ہم نے کہا تھا کہ یہ چیز جو ہے تو ہم نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں. اب گورنمنٹ نے بھلا کس انٹرسٹ سے، کس وجہ سے جو ہے انہوں نے انسسٹ کیا اور وہ این او سیز بھی جاری ہو گئے اور سب کچھ ہو گیا. اب واپس بلانا تو ایک ایسا سٹیپ ہے جسے پرووکیٹو سٹیپ ہوگا نا. ہم تو اب ادھر چلے گئے ہیں، اب اگر ہم ان کو واپس بلاتے اٹ مینز دین یو ہیو ٹیکنگ سائڈس. ٹھیک. سولنگی صاحب، ہیز دا پرائم منسٹر گون ٹو فار؟ انہوں نے یہ ڈیسیجن لے لی کہ جی میں سعودی عرب جاؤں گا، ساتھ فائنانس منسٹر اسحاق ڈار صاحب کو بھی لے گئے، چیف آف آرمی سٹاف جنرل باجوہ کو بھی لے گئے. تو ظاہر ہے ملٹری کی تو ان کو ایک سپورٹ حاصل ہے جو ہمیں سمجھ میں آئی ہے، ظاہر ہوتا ہے. آپ اس کے ریپرکشنز کیا دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر، اور جو ہماری ریجنل الائنسز ہیں ایران کے ساتھ، ٹرکی کے ساتھ، کیا ریپرکشنز دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میرا اندازہ یہ ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف کو اب یہ اندازہ ہے کہ یہ کتنا مشکل فیصلہ ہے. شاید اس سے پہلے ان کو اندازہ تھا یا نہیں تھا، لیکن اب جو صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ جو نئی تقسیم مشرق وسطیٰ میں آئی ہے، پہلے تو سیدھا تھا نا، 2 بلاک تھا جی، ایک سعودی عرب تھا اور دوسری طرف ایران تھا. لیکن اب جو نیا بلاک جو پیدا ہوا ہے جس میں قطر ایک نئے ایک گروپ کے طور پر سامنے آ رہا ہے، ان کو موراکو کی حمایت بھی حاصل ہے، اور خاموش حمایت آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کویت کی اور عمان کی بھی ہے، اور ساتھ ہی جو باقی عراق اور لبنان وغیرہ وہ تو سب کو پتہ ہی ہے. لیکن خود مشرق وسطیٰ کے اندر جو اہم تحریکیں ہیں، خاص طور پر فلسطین کی یا لبنان میں حزب اللہ کی، جو کہ مشرق وسطیٰ کو اثر انداز کر سکتی ہیں، وہ ان کی بھی سپورٹ حاصل ہے. تو یہ ایک بہت ہی خوفناک صورتحال ہے. لہٰذا کو سوائے اس کے اور کچھ نہیں کرنا کہ دونوں ملکوں کو، دونوں جو متحارب جو گروہ ہیں ان کو بتائے کہ جی ہماری جو حالت ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ ہم کسی ایک گروپ کا ساتھ دے سکیں. مگر اس پوزیشن میں پاکستان اب ہے چونکہ آلریڈی پاکستان سعودی عرب چلا گیا ہے. خرم صاحب، آپ نے کہا کہ صرف وہ یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا پاکستان کوئی رول بھی ادا کر سکتا ہے، میڈیٹر کا رول کہ نہیں کر سکتا. مگر سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کو اپنی پارلیمنٹ سے پوچھ کے ان سے کنسلٹ کر کے نہیں جانا چاہیے تھا، یا کہ میاں نواز شریف صاحب کو یہ قدم خود ہی اٹھا لینا چاہیے تھا؟ آپ کیا سمجھیں؟ دیکھیں، جب لائے عمل کوئی واضح ہوگا، کوئی پروپوزل بنے گا تو بلا شبہ پارلیمنٹ سے ڈسکس ہوگا، جس طرح یمن کو درست کہا شبلی صاحب نے کہ 2015 میں ڈسکس کیا گیا تھا. اور یمن کے وقت بھی آپ کو، آپ کے ناظرین کو بھی یاد ہوگا کہ بڑا ایمنس پریشر تھا، جو کہ پاکستان کی افواج سعودی عرب میں پوسٹڈ ہیں اور موجود ہیں کہ وہ بارڈر کراس کریں اور یمن میں جائیں. لیکن پاکستان نے اور وزیر اعظم نواز شریف نے درست فیصلہ کیا اور
वक्त ने साबित किया है कि वो वह फैसला दुरुस्त था कि हम मगर उसके बाद एनओसी भी तो जारी हो गया था राहील शरीफ साहब को, जिसके खिलाफ काफी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, तज्ज़िया निगार भी उसके पर तनकीद करते हैं। एक दफा रिटायरमेंट के बाद अब वो जनरल साहब जरूर पाकिस्तान के आला तरीन ओहदे पर फाइज रहे हैं, लेकिन उन्हें रियासत पाकिस्तान के नुमाइंदे के तौर पर देखा नहीं जाना चाहिए। वो एक रिटायर्ड जनरल है, पाकिस्तान के आला तरीन ओहदे पर फाइज रहे हैं और अब एक जो है वहाँ एक अलायंस को हेड कर रहे हैं। तो ये कह देना कि उनकी मौजूदगी रियासत पाकिस्तान की पूरी कमिटमेंट को जाहिर कर रही है, ये दुरुस्त नहीं है। शिबली साहब नहीं, मैं समझता हूँ कि देखें सिंबॉलिक होती हैं चीज़ें, इसमें किसी का ज़रूरी नहीं है कि वो गवर्नमेंट के पेरोल पे हो तो वो तब जो है तो जाके उस कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। आई मीन आपके इंटरनेशनल फोरम्स पे जब भी बात होती है, जब एक टैसिट अप्रूवल तो है, एक वो तो सिंबॉलिकली तो ये बनता है कि हम उसको हेड कर रहे हैं। तो जाहिर है कि जब इस किस्म के फैसलों को जब तक ये देखें ये कलेक्टिव विजडम पॉलिटिशियंस जो है, तो मेरा ख्याल है कि ये खुद ही पार्लियामेंट को अंडरमाइन करते हैं। तो इसलिए पार्लियामेंट को जितना भी आप इस्तेमाल करेंगे आपके फैसले दुरुस्त होंगे और सारी कौम आपके पीछे खड़ी होगी। खुर्रम साहब, इसके अंदर जो अमेरिका का रोल है वो वाजे नहीं है। एक तरफ से सदर ट्रंप कहते हैं कि जो कतर है वो दहशतगर्दों को फंड करता है, दूसरी तरफ से हमने पेंटागन का स्टेटमेंट देखा है और उन्होंने कहा है कि जो कतर हमारा बहुत अहम साथी रहा है, हमारे अमेरिकन बेसिस कतर के अंदर रहे हैं। तो क्या अमरीकी जो खारजा पॉलिसी है या अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन उसके अंदर दरारें आ रही हैं और इसको पाकिस्तान कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? क्या अमरीका पाकिस्तान के ऊपर किसी प्रेशर भी डालेगा कि जी आप जाएं मीडिएटर का रोल अदा करें? जी, इसीलिए तो जो मशरिक़ वस्ता है वहाँ मल्टीपल इंटरेस्ट्स, मुख्तलिफ किस्म के मफादात जो हैं आज ओवरलैप होते हैं, अगले दिन हट जाते हैं। अब देखिए ना, अमेरिका का इंटरेस्ट जो रिसेंटली सदर ट्रंप ने दौरा किया मशरिक़ वस्ता का, और उसमें सबसे बड़ी हेडलाइन ये थी कि 110 अरब डॉलर के जो वेपन्स हैं और असला है वो अमेरिका से ख़रीदेगा सऊदी अरब। एक ये इंटरेस्ट है। दूसरी तरफ उनका इंटरेस्ट ये है कि कतर में यूएस सेंट्रल कमांड का बेस है, मशरिक़ वस्ता में एक ही जगह पर उनका बेस है और वो कतर है। तो वो भी अपने इंटरेस्ट को बैलेंस कर रहे हैं और मेरे ख्याल में गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं। जी, वो भी खेल रहे हैं और ये भी देखिए यहाँ खास तौर पे दाइश का जो मामला है वो भी बड़ा इस पूरे जो सूरत हाल को पेचीदा इसलिए करता है कि मुख्तलिफ खबरें हैं कि जी आज ये मुल्क इसको सपोर्ट कर रहे हैं, कि आज ये मुल्क इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। इसीलिए आई थिंक इस मामले में प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का फैसला दुरुस्त था कि जब तक डायरेक्ट इनसाइट नहीं आएगी पाकिस्तान अपना दुरुस्त लाए अमल मुरतब नहीं कर सकता, और जैसे ही हम उस लाए अमल के करीब पहुंचेंगे तो पार्लियामेंट को एतमाद मिलेंगे। इस अलायंस के मामले में खास तौर पर सेनेट ऑफ पाकिस्तान में तो बारहा जाकर गुफ्तगू फरमा चुके हैं सरताज अजीज साहब, फिर करेंगे, वजीर दफा भी बात कर चुके हैं, कौमी असम्बली में भी कर चुके हैं। बट एज आई सेड ये प्री मैच्योर है कि जी अभी जाके ब्रीफ कर दें जब अभी मामलात जो हैं वो वाज़े ही नहीं है कि ये किस तरफ जाना है। तो अब जैसे ही इस पे कोई लाएअमल मुरतब होगा आने वाले दिनों में, तो जैसे ही जो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी होगी पार्लियामेंट को उस पर ब्रीफ किया जाएगा। मुर्तजा सुलंगी साहब, क्या मियां नवाज शरीफ साहब को सऊदी अरेबिया एक दिन के दौरे पे जाना चाहिए था, और अगर वो गए हैं तो क्या कतर भी उनको जाना चाहिए या पहले पार्लियामेंट को लेते इन कॉन्फिडेंस और फिर जाते? पार्लिमान को और सियासी जमातों को तो उनको एतमाद में लेना पड़ेगा, चाहे वो कल हो, परसों हो, एक हफ्ते बाद हो, वो उनको करना पड़ेगा। अभी मुझे ऐसा लगता है कि फैसला नहीं किया हुकूमत ने कि वो किस तरफ हैं। ये जो सऊदी अरब का जो दौरा था इसको मैं समझता हूँ कि ये एक्सप्लोरेटरी नौयत का था, मालूम करने के लिए कि वो किस हालत में हैं। आप ये ज़रूर ज़हन में रखें कि सऊदी अरब की हुकूमत ने ये फ़ैसला तो कर लिया कि हम मुआसरा कर लेंगे, लेकिन उसके बाद जो दुनिया में हुआ है और कौन सी दुनिया की ताकतें, इलाक़े की जो ममालिक हैं वो क्या उस पर रद्दमल दे रहे हैं, तो ख़ुद एक झटका और एक रियलिटी चेक उनके पास भी आया है। यही वजह है कि आज ही सदर पुतिन और जो सऊदी बादशाह हैं उनके दरमियान फ़ोन पर गुफ्तगू हुई है। मेरा ख्याल है कि ये नहीं हो सकता कि नवाज शरीफ साहब जो है उनके जो यार गार हैं अर्दवान साहब उनसे गुफ्तगू ना करें। उन्होंने हमें बताया था कि अभी आस्ताना जाने से पहले उनसे गुफ्तगू हुई थी, और वो ये नहीं हो सकता कि कतर वालों के साथ उनके रवाबित ना हो। तो मैं तवक्को ये रखता हूँ
कि वो खुद या उनके कोई नुमाइंदे वो तुर्की और कुवैत और कतर उनका दौरा ज़रूर करेंगे। मैं समझता हूँ कि इतनी समझ हमारे सियासतदानों में है कि वो यकतरफा फैसला नहीं करेंगे, और पाकिस्तान जो भी पोजीशन लेगा उसके बहुत दूरस असरात होंगे पाकिस्तान के अंदर, चूँकि यहाँ भी फिरका वराना फसादात होते रहे हैं इस बुनियाद के ऊपर माजी में। इस पर हम बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट और बात हो रही है खलीजी बहरान के ऊपर। खुर्रम साहब, ये बताइए कि अगर मियाँ साहब ये डिसाइड करते हैं कि जी हमने सऊदी अरब की तरफ जाना है, या वो लेके गए हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, तो जाहिर है ट्रूप डिप्लॉयमेंट की शायद बात हुई हो। इसाक डार साहब को लेके गए तो फाइनेंस की बात हुई होगी। आपको नहीं लगता कि उसका रद्द-ए-अमल पाकिस्तान में बहुत बुरा हो सकता है? चूँकि ईरान के साथ भी हमारे अच्छे ताल्लुकात, हम चाहते हैं अच्छे ताल्लुकात, अगर नहीं है तो चाहते तो हैं, और टर्की के साथ भी हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, और जो एक इम्बैलेंस होगा यहाँ पे शिया सुन्नी के दरमियान, उसका भी तो असर होगा। क्या विल ऑल दीज फैक्टर्स बी टेकन इनटू अकाउंट? जी बिल्कुल, फैक्टर्स टेकन इनटू अकाउंट। सबसे बड़ा जो फैक्टर है आई थिंक, और हमें इस हुकूमत में चूँकि यमन का एक वाक़या ऐसा हुआ, अपने जो हमारे गल्फ़ के ब्रदर कंट्रीज़ हैं उन्हें ये बावर कराना बार बार ज़रूरी हो गया है कि पाकिस्तान अब एक डेमोक्रेसी है, और पाकिस्तान का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उसके पास उस तरह की प्लानिंग पोटेंशियली पावर्स नहीं है जो उन रियासतों के सरबराहान के पास है, क्योंकि वो तो शहजादे हैं। हाँ, जी। यहाँ एक पार्लियामेंट है, यहाँ ऐवान है, यहाँ चारों सूबों में जमहूरियत है, तो लिहाजा यहाँ जो पावर डिस्पर्स हुई है, और लिहाजा सबको साथ लेकर चलने की जरूरत पड़ती है ऐसे मामला में। तो ये बात जो है ये अपने दोस्तों को बावर हम करवा रहे हैं कि भाई अब जो है, और वक्त के साथ ये तो मामला मजीद जैसे जैसे इंशाल्लाह डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी, ये तो पावर मजीद डिफ्यूज होगी ना जी एग्जेक्टिव से, कि सबको जो है खास तौर पे दुरुस्त है कि पार्लियामान के दोनों ऐवानों को तो साथ लेकर चलना है, उनकी फॉरेन अफेयर्स कमेटी उसको ब्रीफ करना है। ये जो डिमांड है पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर, और हमने इसको पूरा भी किया है कि जी स्टैंडिंग कमेटीज में भी ब्रीफ होता है, पार्लियामेंट के प्लेनरी में ब्रीफ होता है, सम टाइम स्पेशल मीटिंग्स कॉल करके ब्रीफिंग ली जाती हैं, और अब आपको मालूम है कि पिछले 1 महीने से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी भी बन चुकी है पार्लियामान की, वहां भी ब्रीफिंग हो रही है। तो ये जो चीज़ है पाकिस्तान की, ये हम तो समझते हैं कि एक स्ट्रेंथ है, लेकिन ये अपने दोस्तों को हम समझा रहे हैं कि जी पाकिस्तान में जो भी फैसले होने हैं वो डेमोक्रेसी की बुनियाद पर होने हैं। तो आप हमें एश्योर कर रहे हैं कि जो भी फैसला होगा पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लेके होगा? जी, एक तो लेगा, उसके बाद हमारी कोशिश ये होगी कि जैसे एज आई सेड, अभी तो खदोखाल वाजे हो रहे हैं, जैसे कुछ वाजे होते हैं फिर पार्लियामेंट्री हेड्स को जरूर इकट्ठा किया जाएगा और उनसे भी मुशावरत की जाएगी। मगर मुर्तजा साहब, ऑपोजिशन इनको शक की निगाह से देख रही है, चूंकि इसाक डार साहब भी गए हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी तो गए हैं, दाल में कुछ काला नजर आ रहा है उनको। अपोजिशन ने अगले साल इलेक्शन भी लड़ना है, तो उनको बहुत सारी बातें करनी होती हैं। लेकिन आप इस बात को देखें कि अगर फौज के सरबराह और इसाक डार उनके साथ जाते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमने कहीं छलांग लगानी है। उसका मतलब ये भी हो सकता है फौज के सरबराह अगर ये कहें कि हम मशरकी बॉर्डर पर हमारी हालत जो है वो बहुत ख़राब है, मगरबी बॉर्डर पे हमारी इतने हम ओवर कमिटेड एंड स्ट्रेच्ड थिन हमारी सूरत हाल है, हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम कहीं और जाकर डिप्लॉयमेंट हों, और इसाक डार अगर ये कहे कि हमारा मुआशी हालत ऐसी नहीं है कि आप या कतर में से किसी एक का चॉइस करें, हम इस पोजीशन में नहीं है, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, देखिए असल तो टेस्ट ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर हाउस ने प्रेस रिलीज भी की, वो जो हमारा अब कई दहाइयों से स्टैंड ये है कि सऊदी अरब का जो जमीनी दिफा है उसकी हद तक हम कमिटेड हैं और रहेंगे। लेकिन अगर ये डिमांड है कि जी हमने कहीं जाकर कहीं और लड़ना है या उनके मुतालबे पर किसी तीसरे मुल्क से अपने ताल्लुकात का तयन करना है, ये फैसला पाकिस्तान ने बहरहाल सोच विचार के बाद और जमहूरियत के जो तकाजे हैं पूरे करके ही लेना है। चलें, ये तो बड़ी खुश आइन बात है। खुर्रम साहब, एक और बात बता दीजिए, चूँकि आप मियाँ साहब के हमरा थे जब हम गए कजाकिस्तान, तो उधर आपकी बहुत सारे लीडरान से मुलाकात हुई।
जिन जिन से आप मिले उन सब ने पाकिस्तान से पूछा कि आप अफगानिस्तान को कैसे मुस्तहकम कर सकते हैं। हमने हाल ही में देखा कि चाइना ने कहा कि जी मैं मीडिएटर बनने को तैयार हूं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान। आपने जो जॉइंट टेरर मैकेनिज्म है उसको भी बहाल कर दिया है और थर्ड पार्टी मीडिएशन उसके अंदर आ गई है। क्या वो थर्ड पार्टी मीडिएशन चाइना करेगा? आपने उसका तयन कर लिया है कि जो जॉइंट मैकेनिज्म ऑफ टेरर है वो कौन कैसे होगा, और अब कौन ये देखेगा कि जी आप टेररिस्ट को पकड़े हैं कि नहीं पकड़े? इसका तयन कौन करेगा? जी देखिए, हमने जो क्वाड्रिलैटरल प्रोसेस है उसको दोबारा रीअफर्म किया है, लेकिन आप इस पर भी गौर करें कि प्राइम मिनिस्टर शरीफ और प्रेसिडेंट गनी की बराह रास्त मुलाकात भी हुई वहाँ आस्ताना में। तो बराह रास्त ताल्लुक में रुकावट कोई नहीं है, सिर्फ यही है कि जो एक हिस्ट्री की वजह से शायद हम एक जगह अपने आप को कैद महसूस करते हैं और वो डिस्ट्रस्ट का जो दीवार है वो टूट नहीं पा रही। कोशिश तो यही है कि बराह रास्त ताल्लुक से भी गुफ्तगू की जाए। बट अब आपने क्या डिसाइड कर लिया कि जी जॉइंट टेरर मैकेनिज्म के अंदर जो चाइना है वो डिसाइड करेगा कि आपने कितने टेररिस्ट उस साइड पे पकड़े, कितने टेररिस्ट हमने इस साइड पे पकड़े? जी नहीं, अभी जब पहली मीटिंग होगी तो ये फैसला भी होना बाकी है। अभी तो वो उसकी रिवाइवल की मीटिंग होगी, इस पे फैसला होगा कि जी क्या वाकई हम चाइना को या किसी भी मुल्क को एज ए सॉर्ट ऑफ नॉट ए मीडिएटर बट आर्बिट्रेटर के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। आई थिंक ये भी फैसला जो है अभी नहीं हुआ और होगा आने वाले दिनों में। कोशिश यही है, देखिए हम बिल्कुल करीब हैं एक दूसरे के, इस्लामाबाद और काबुल, और उस जो फासला है वो बड़ा कम है, ज़मीनी फासला। जो ज़हनों के फासले हैं, कोशिश तो यही है कि जो बुनियाद हम बनाना चाहते हैं इस ताल्लुक की वो यही है कि अफगानिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है और पाकिस्तान भी एक खुद मुख्तार मुल्क है। दोनों ममालिक एक दूसरे की खुद मुख्तारी का एहतराम करेंगे। दिस इज द फाउंडेशन, जिसका ये भी हिस्सा है कि हम अपनी जमीन को दूसरे मुल्क के खिलाफ टेररिज्म के लिए इस्तेमाल होने नहीं देंगे। अगर तो अफगानिस्तान इसके ऊपर पूरी तरह हमारे पास सिंसेरिटी से आएगा तो प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल उनको रेसिप्रोकेट करने के लिए तैयार है। शिबली फराज साहब, आप इन मामलात को कैसे देखते हैं? चूंकि आप तो खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत है, दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा नुकसान आप सबका हुआ है। अब इनका जॉइंट टेरर मैकेनिज्म इस तरह बना देना, क्वाड्रिलैटरल ग्रुप को फिर से रिवाइव कर देना, क्या आप समझते हैं मामलात हल हो जाएंगे या फिर नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं सब कुछ सैबोटाज करके बैठ जाएंगे? देखिए, ये हमने देखा है माजी में, ये शुरू से ये बदकिस्मती रही है कि खैबर पख्तूनख्वा जहाँ तक उसका ताल्लुक है तो उसको जो कि मेन स्टेक होल्डर है, जो कि मेन विक्टिम रहा है दहशतगर्दी का भी, होता ये है कि जब फैसले होते हैं खैबर पख्तूनख्वा जिससे इन्वॉल्व हो, उसमें खैबर पख्तूनख्वा की राय नहीं मांगी जाती। ये बदकिस्मती है, यही वजह है कि मगर आप भी तो अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं ना अफगानिस्तान के साथ। हम अफगानिस्तान के साथ चाह रहे हैं तो आप भी तो बेहतरी ही चाहते हैं। हम ये चाहते हैं। अब देखें, ये अगर मैं ये थोड़ा सा वो करूंगा, हाँ। बात यह है कि अगर चाइना ने वॉलंटियर किया है तो उसने इसलिए नहीं किया है कि ऑल्ट्रूइज्म के अंडर किया उसने कि जी उनको बड़ी हमदर्दी है। हर मुल्क मुस्तहकम अफगानिस्तान चाहता है, उनको कनेक्टिविटी चाहिए सेंट्रल एशिया पे। उन्होंने उनके अपने मफादात हैं, ठीक है। तो जब सारी दुनिया अपने मफादात को देख के फैसले करती है तो हम क्यों नहीं करते? हमने क्यों अपने जो हमने अपने बनाए हुए हैं, जो बड़े बड़े बनाए हुए हैं, हमारा फायदा क्या है? हमारा फायदा नहीं है कि जी हम जॉइंट टेरर मैकेनिज्म बढ़ाएं, अफगानिस्तान के साथ मामला ठीक करें तो जरूर करें, कौन नहीं चाहता है? मतलब हमसे ज्यादा कौन चाहेगा कि टेररिज्म ना हो? लेकिन हम चाहते हैं कि ये एक पायदार वो हो और इसमें जो लोकल पार्टिसिपेशन है खैबर पख्तूनख्वा की वो जरूर होनी चाहिए। ये सिर्फ इस्लामाबाद में बैठ के ये फैसले नहीं होने चाहिए, बिकॉज पहले भी आपने झोंक दिया, हमारे पाकिस्तान को झोंक दिया 9/11 में भी और 79 में भी। तबाह तो हुआ खैबर पख्तूनख्वा, इंफ्रास्ट्रक्चर तो उसका तबाह हुआ, इकोनॉमी तो उसकी तबाह हुई, सकाफत तो उसकी तबाह हुई, उससे कोई किसी ने पूछा ही नहीं है, उसको इन्वॉल्व ही नहीं किया। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये अब देखें, ये फेडरेशन है, इसमें जो भी फैसले होने चाहिए वो ये नहीं है कि सेंटर बैठ के तो फैसला सादर कर देगा कि वो समझते हैं। आपको सूबों से भी पूछना चाहिए कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। फेडरेशन है, there needs to be more consultation overall. Exactly. मगर ये बताइए कि कंसल्टेशन किसे करेंगे? ये तो लड़ भिड़ के बैठे हुए हैं मुर्तजा साहब, और वो प्राइम मिनिस्टर अब जा रहे हैं सऊदी अरब, जहां इनको इतने ज्यादा चैलेंजेस सामने हैं। थर्सडे को उन्होंने JIT के सामने पेश होना है। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या प्राइम मिनिस्टर का जो रोल होगा और उनका जो एक स्ट्रेंथ होगी उसके पर एक सवालिया निशान नहीं होगा इंटरनेशनली कि खुद प्राइम मिनिस्टर कॉम्प्रोमाइज्ड है घर पे?
دیکھیں یہ اس طرح کے جو سیاسی مسائل ہیں وہ ہر ملک کے ہوتے ہیں جی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ریاست کا کاروبار جو ہے وہ رک جائے. معذرت کے ساتھ ایسے نہیں ہوتے یہ سوئی ہندرس. بات یہ ہے کہ ہم نے صدر کلنٹن کو دیکھا ہے کہ وہ کس طریقے کی ان کی انویسٹیگیشن ہوئی. ہم نے نکسن کو دیکھا ہے. ان قریب انشاءاللہ العزیز ہم ٹرمپ صاحب کو دیکھیں گے. تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں, ریاست قائم رہتی ہے, اور یہ جو صوبوں کو اعتماد میں لینے کا معاملہ ہے اس کے لیے ہمیں پہیہ ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سینٹ اسی کام کے لیے ہے, قومی اسمبلی اس کام کے لیے ہے, اس کی کمیٹیاں اس کام کے لیے ہیں. میں تو کہوں گا وہ تو کہتے ہیں کہ یہ لیتے ہی نہیں ہیں, شبلی صاحب سے کہوں گا کہ شبلی صاحب تو یہ سے میں کہیں گے, کہوں گا کہ خان صاحب سے کہیں کہ وہ اپنی پارلیمان میں اپنی حاضری کو ذرا بہتر بنائیں, اور اگر کسی کمیٹی میں آ جائے تو وہ ان کی شان میں بالکل بھی گستاخی نہیں ہوگی. نہیں, وہ تو اگر پرائم منسٹر صاحب جو کہ زیادہ ریلیونٹ بنتے ہیں, اگر وہ اپنی حاضری زیادہ کر دیں, ان کو بھی بہتر بنانی چاہیے, تو وہ بھی آپ کہیں نا. وہ ہے, لیکن ابھی آپ خان صاحب پرائم منسٹر ان ویٹنگ ہیں, ان کی حاضری جو ہے ان سے بھی کم ہے. بالکل نہیں, وہ تو ہم نے 90 کی دہائی میں دیکھا ہے. محترمہ دیکھیں, آپ بات کہیں کہ ہو رہی ہے, آپ بات حاضری کے لئے ہیں. بات یہ ہے اس حد تک بات دیکھیں درست کی ہے کہ پارلیمان تو نشان ہی اسی چیز کا ہے کہ وہاں چاروں صوبوں کی نمائندگی موجود ہے ایک ہی ایوان کے اندر. سینٹ کے اندر تو بڑا واضح ہے کہ برابری کی سطح پر, تو لہٰذا اگر پارلیمان میں کوئی گفتگو ہوتی ہے, کمیٹیوں میں گفتگو ہوتی ہے, تو صوبے کنسلٹ کیے جا رہے ہیں, اور سینٹ آف پاکستان واقعی اس کا بہترین فورم ہے. جو ایشو ہے افغانستان کا وہ یہی ہے کہ ایز اے سیڈ ہم نے ایک پوری کوشش کی 2015 میں حالات کو بہتر کرنے کی, لیکن چونکہ افغانستان میں ہندوستان کا بڑا عمل دخل ہے, واضح طور پہ عمل دخل ہے, امریکہ وہاں موجود ہے, تو لہٰذا اس میں ہمیں وہ نتائج حاصل نہیں ہوئے جو ہم حاصل کرنا چاہ رہے تھے. 2016 میں عام طور پہ ہماری گفتگو نہیں ہوئی. یہ خوشائند بات ہے آستانہ میں کہ ایس سی او کا ممبر بننے سے پاکستان نے دوبارہ گفتگو شروع کی ہے افغانستان کے ساتھ, اور یہ جو میٹنگ ہوئی ہے یہ خوشائند تھی کہ کم از کم بھال کچھ پروسیس تو آگے چلے, اور باقی ملک بھی یہی چاہتے تھے. ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ بھی تاکہ کہوں گا کہ پاکستان نے جو فیصلہ کیا ہے کہ ہم ذریعے اپنی جو افغان سرحد ہے اس کو فینس کریں گے, اس کا آغاز ہو چکا ہے, اٹ ہیز بیگن. تو یہ کہنا گرینڈ لائن کے تنازع کو کیا ہوگا, وہ اپنی طرف رہے گا, وہ اپنا تنازع, لیکن ہمیں بہرحال اپنی جو زمین ہے اس کا دفاع کرنا ہے, اور ہم دفاع کریں گے. میں ذرا ریکارڈ کی درستی کے لیے جو سولنگی صاحب نے کہا, جو منسٹر صاحب نے کہا, وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے پارلیمنٹ ایک بہت ہی آپ ایک امورفس قسم کی ایک آپ نے ایک کامنٹ پاس کر دی ہے. بات یہ ہے کہ جب فیڈریشن کی بات ہوتی ہے تو آپ یہ ہے کہ آیا آپ نے خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کو آن بورڈ لیا ہے, کیا آپ نے سندھ کے چیف منسٹر کو, آپ نے بلوچستان کے چیف منسٹر کو آن بورڈ لیا ہے؟ کونسل آف کامن انٹرسٹ کس لیے ہوتی ہے؟ یہ ساری چیزیں ہیں. پارلیمنٹ تو ایک ڈفرنٹ وہ چیزوں کو ڈیل کرتا ہے, لیکن جب بات فیڈریشنز کی آتی ہے تو وہاں پہ ان کو ایگزیکٹو وہاں پہ انوالو آپ کریں, آپ پرویز خٹک صاحب سے آپ کو انوالو کریں. یہ شکایت سب کی ہے. ادھر ہم نے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, اور وقفے کے بعد ہم بات کریں گے کہ پرسوں وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوں گے, ان کی تحقیقات ہوگی, ان کی تفتیش ہوگی. اس صورتحال میں کیا ان کو ایک بین الاقوامی سطح پہ ثالثی کا رول ادا کرنا چاہیے یا نہیں, یہ سب کچھ ایک بریک کے بعد. پرسوں کا دن بہت اہم ہوگا ہر پاکستانی کے لیے. وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوں گے. آپ کے جو ایک طریقے سے اتحادی بھی رہے ہیں اور ہیں بھی, مولانا فضل الرحمان, وہ کہتے ہیں کہ یہ تحریک کرپشن کے خلاف نہیں ہے, یہ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو ہٹانے کے لیے ہے. کیا آپ بھی یہ رائے رکھتے ہیں بطور سینئر لیڈر پی ایم ایل این کہ میاں صاحب کو ہٹانے کی کوئی ایک کنسپریسی ہو رہی ہے, جے آئی ٹی متنازع ہو گئی ہے, اور وہی جے آئی ٹی جس کو آپ متنازع کہتے ہیں اسی کے سامنے میاں نواز شریف صاحب پیش ہوں گے؟ جے آئی ٹی متنازع میرے کہنے سے نہیں ہوئی, اپنے عمل سے ہوئی ہے کہ وہ بینچ جس نے جے آئی ٹی کو گورن کرنا تھا اس کے بننے سے 6 دن پہلے ہی فون کالز ہونا شروع ہو گئی. وہ میرے کہنے پہ تو نہیں ہوئی نا, وہ تو ایک ریکارڈ کا حصہ ہے کہ کچھ لوگوں کو اس میں لانے کے لیے ایک ایکشن ہوا جو واٹس ایپ والا. اس کے بعد جس طرح مختلف حضرات جو پیش ہوئے ہیں اور انہوں نے آ کر یہ کہا ہے کہ جے آئی ٹی اس کا اصل کام تو انفارمیشن اکٹھا کرنا تھا, وہ اگر ان لوگوں کو
हरासा और खौफजदा कर रही है GIT अपनी तफ्तीश के तरीकों से, और लोगों को अपनी स्टेटमेंट्स वापस लेने पर मजबूर कर रही है। तो ये सरकार पाकिस्तान तो की मियां पॉलिसी साहब अब होंगे सामने, प्रोड्यूस होंगे, क्या वो गैर जानिबदार रह के मियां साहब की तफ्तीश कर पाएगी GIT? जी, GIT में GIT में बात भी हुई है, वो बड़ी अहम बात है। मैं उसको GIT के सामने इसलिए पेश होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने GIT बनाई है। GIT के ऊपर हमारे बड़े सीरियस एतराज़ात हैं। खास तौर पे एक एतराज़ मैं आपके तवज्जो से वाज़ेह करना चाहता हूं कि कल की जो कार्रवाई और उसके अंदर जिस रिपोर्ट का जिक्र शिबली साहब कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि जी हमें जिस वक्त पता चला कि हमारे ही किसी अहलकार ने, GIT ने इसका इकरार किया है कि उनके एक अहलकार ने हुसैन नवाज की तस्वीर लीक की है, तो हमने 24 घंटे में एक्शन लेकर उसको निकाल कर बाहर फेंक दिया और हमने उसको डिपार्टमेंट में वापस भेज दिया। उन्होंने ये भी कहा कि ये एक्शन हम इससे जो पिछली पेशी थी उस पर ले चुके थे, लिहाजा जब हुसैन नवाज साहब थ्योरेटिकली अपनी दरखास्त लेकर गए कि जनाब मेरी तस्वीर किसने लीक की है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन के नतीजे आ चुके थे, GIT के पास वो नतीजे आ चुके थे, लेकिन वहां GIT नहीं बोली कि जी जनाब हम तो आपको रिपोर्ट सबमिट कर चुके हैं। कि सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि जी GIT इसको ऑलरेडी फैसला मगर GIT ने ये भी तो कहा है ना कि जी रिकॉर्ड्स की टैंपरिंग मेरी इस्तदा यही और रिकॉर्ड्स की टैंपरिंग हुकूमत ही कर सकती है। पहली बात ये ना जी कि एक तो लीगल इंजरी हो रही है हुसैन नवाज को सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, दूसरी बात यह है रिकॉर्ड की टैंपरिंग, यानी कमाल हो गया है कि 1999 में जब इस मुल्क में आमरीत आई, नवाज शरीफ के खानदान और कारोबार का पूरा रिकॉर्ड उस वक्त उठा लिया गया। 18 साल से वो हुकूमत पाकिस्तान की तहवील में है। जिस वक्त आमरीत थी उनके ऊपर दर्जनों केस चले हैं, टेम्परिंग नहीं हुई और वो केस साबित नहीं हुए। अब कोई टेम्परिंग नहीं हो रही, किसी भी किस्म की कोई टेम्परिंग नहीं हो रही, मैं इसको कैटेगोरिकली कहना चाहता हूं। और एज आई सेड, हजार एतराजात के बावजूद चूंकि अदालत आलिया का एहतराम है, इसलिए वज़ीर आज़म कल इस सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। क्या आपके प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तहरीक चल रही है कि उनको निकाला जाए? मौलाना फजलुर रहमान साहब सही कह रहे हैं। जी देखिए, एज आई सेड, जो तमाम शुकूक व शुबहात हैं वो GIT के गैर शफाफ और आईने पाकिस्तान के खिलाफ जो उनके एक्शन है उससे, आईने पाकिस्तान बड़ा क्लियरली है। 13B मैं चाहूंगा आपके नाजरीन रिसर्च करें। वो ये कहता है कि कोई भी शख्स जिसके ऊपर किसी जुर्म का इल्जाम भी हो उसको मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो अपने खिलाफ बयान दे। शिबली साहब देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि ये अगर चाहते थे या इनकी सोच थी कि ये वहाँ पे जब जाएंगे तो यहाँ पे 21 तोपों की सलामी मिलेगी, वो नहीं मिली है, जो कि गलत बात है। मेरा ख्याल में इनके हिसाब से वो नहीं मिली है। ये समझते थे कि वहाँ पे जाके इनकी एक बहुत ही एक उर्दू लिटरेचर पे या अंग्रेजी लिटरेचर पे शेर व शायरी होगी, वो नहीं हुई। टफ सवालात किए गए, उसके लिए ये आदत नहीं है। कभी जवाबदेही का वो आया तो जब हमें बुलाएंगे तो हम भी जाएंगे। आपको 2 साल से बुला रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट करे यार, फॉरेन फंडिंग केस का आप जवाब नहीं दिया 2 साल। नेशनल बैंक का जो प्रेसिडेंट है वो आके बैठ जाता है और उसमें देन ही हैज द ऑडेसिटी और द चीक टू कंप्लेन, यानी वो जो है तो उसके अकाउंट इस्तेमाल हुए हैं एज पर द हुदैबिया पेपर मिल, उसके अकाउंट इस्तेमाल किए, he has been used and then rewarded for that। मगर शिबली साहब इस तरह की बातें करते हैं, ये तो बड़ा शर्म की बात है जी। मुर्तजा साहब से पूछते हैं, उन्होंने बड़ी सियासत देखी है। सर, कुछ बातें हो रही है कि जुडिशल कू होने जा रहा है, कि -3 का एक फॉर्मूला आ रहा है, माइनस अल्ताफ, माइनस जरदारी, माइनस मियां नवाज शरीफ। आपको भी यही लग रहा है? देखें, इस तरह की बातें तो हम सुनते रहते हैं, लेकिन वो अंग्रेजी में कहते हैं इफ विशेस वर हार्सेस बेगर्स वुड राइड। तो किसी के ख्वाहिश करने से इस तरह से नहीं होता। ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है, ये 20 करोड़ लोगों का मुल्क है और इस मुल्क में हमारी जो जमहूरी इक़्तिदार हैं वो उन बहुत सारे मुल्कों से बेहतर हैं जहाँ पर या तो बादशाह आते हैं या वहाँ पर कोई जो है वो जिनके मीडिएटरी रोल अदा करने तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर किसी की इस तरह की ख्वाहिश भी है तो मुझे उसकी कामयाबी के इम्कानात जो है वो नज़र नहीं आते। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा साहब, शिबली साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब मेरे इस प्रोग्राम में आने का। तो नाजरीन, जहां तक कतर क्राइसिस का हवाला है तो पाकिस्तान को एक न्यूट्रल रोल ही अदा करना चाहिए, ये कम से कम तज्जिया निगारों की एक राय है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने दोस्तों को या दुश्मनों को नाराज़ कर सके। और इस वक्त पाकिस्तान एक बहुत ही क्रूशल क्रॉस रोड्स पे खड़ा है। हमारी जो रीजनल पावर्स हैं वो हमारी तरफ देख रही हैं, हमारे से तवक्को कर रही हैं
ہیں. تو امید کرتے ہیں کہ جو ہمارے جمہوری ادارے ہیں وہ وہی فیصلہ کریں گے جو ہمارے لیے اچھا ہوگا. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. خدا حافظ.